Okay, so hi everyone, welcome back, and today we are going to look at one more question on the cost of debt. अच्छा, पुराने वाले लेक्चर में आपने कॉस्ट ऑफ डेट पे कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें हमने रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालना है, रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालना है वो देखा, और वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें हम IRR यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे और उसके बाद में इंटरपोलेशन मेथड यूज़ करेंगे फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। अब इसमें होता क्या है, ये मैंने जब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तब भी मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला वीडियो जो है या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप पहले देख लो इसको सॉल्व करने के पहले। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, आसान जाए। ठीक है, सो अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और ये मैं मान के चलता हूँ कि आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला वीडियो देखा और समझा अच्छे से, और उसी के बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100। ये मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ले रहा हूँ डायरेक्ट, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। बाकी आपकी बुक में ये इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा और ये इंक्लूडेड रहेगा नोट्स में। अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1/4/2013। ध्यान देंगे कब, 1/4/2013 से 1/4/2018 तक का ये डिबेंचर है। सो 5 साल में ये डिबेंचर एक्सपायर हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, और ये 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% आपका कूपन रेट है। द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 80। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। अब ध्यान देंगे तो हम उसको एवरेज मेथड से भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखे आगे, और एक चीज ध्यान देंगे कि प्रेजेंट वैल्यू मेथड से निकालो तो ही ये मेथड यूज करना जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ, अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से निकालोगे और वही आंसर आएगा जो फॉर्मूले से आता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से क्या आंसर आता है ये बता देता हूँ। 80 रुपीज़ है इशू प्राइस, 100 रुपये वो है 10% 5 साल। ठीक है, सो ध्यान दो। तो आप सामने स्क्रीन पे ध्यान देंगे। पेंसिल को क्या होगा, ज़रा सा आप होल्ड करेंगे क्योंकि ये पेंसिल चल नहीं रही है। चलो 2 मिनट रुक जाओ बस, मैं करता हूँ इसे ठीक। पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है पेंसिल। अच्छा चलो ठीक है, 2 मिनट का टाइम दो उसे भी चार्ज होने के लिए, जल्दी हो जाती है। मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ समझाता हूँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में क्या होता है। चाहे तो आप उसको एवरेज मेथड से सॉल्व कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में इंटरन स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू मेथड या IRR मेथड से सॉल्व करना है तो ही उस क्वेश्चन में ऐसे डिटेल में आप आंसर निकालोगे। होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हमने क्या किया था सर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हमारा पर्पस ये होता है कि हम कॉस्ट आउटफ्लो और कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को मैच करते हैं, यानी कि ऐसा रेट निकाल के लाते हैं कि कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज दोनों को अगर डिस्काउंटिंग किया जाए और टोटल किया जाए प्रेजेंट वैल्यू निकाल के तो उसका आंसर आता है 0। इसका मतलब जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पे वो वाला परसेंटेज जो है, लेट्स से 12% से डिस्काउंटिंग करने पे 0 आता है, तो 12% हमने कमाया। 12% हमने कमाया, हम कब बोल सकते हैं किसी प्रोजेक्ट पे कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया और जितना हमको कैश इनफ्लो हुआ, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू उस 12% से सेम आ रही हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी कि कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो करोगे तो आएगा कितना, 0, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। तब जाके उस 12% को बोलते हैं कि वो IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और वही आपकी कॉस्ट ऑफ डेट रहेगी इस वाले केस में। ठीक है, सो आइए देखते हैं।
मैं पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको यही क्वेश्चन। के डी इज इक्वल टू 10% था, यानी कि 10 1 माइनस 0.35, उसको वो क्या गया, प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन यानी कि 100 माइनस 80/5, 100 प्लस 80/2, ये हो गया 6.5 प्लस 20/5 4। ये तो क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 11.67% आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आपका नॉर्मल आंसर आ रहा था। ठीक है, अब अगर हम इसी क्वेश्चन को प्रेजेंट वैल्यू मेथड से सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5। ध्यान देंगे, आज हम अगर ये डिबेंचर खरीदे तो हमारा कितने का इन्वेस्टमेंट होगा सर, 80 रुपये का। अब उसके बाद पहले साल हमको 10 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे और 110 रुपये मिलेंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। और अगर कंपनी के एंगल से देखें तो पहले साल कंपनी को 80 रुपये मिल रहे हैं और बाद में जो वो देना पड़ रहा है। अभी हम क्वेश्चन को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमको निकालना है, इसलिए हम इन्वेस्टर के एंगल से देखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न की। रिटर्न किसके लिए है इस पूरे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में, इन्वेस्टर के लिए। सो इन्वेस्टर के एंगल से देखोगे तो 80 रुपये में वो डिबेंचर खरीदेगा तो वो आउटफ्लो हो गया, वो 0 पॉइंट पे ही हो रहा है आउटफ्लो, यानी कि 80 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू 80 ही है क्योंकि वो 0 पे है। अब बाकी जो 10 मिल रहा है अलग अलग जगह पे और 110 है, उसको हमको डिस्काउंटिंग करनी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रहे आपको कि नेट ऑफ टैक्स निकालना है, यानी कि हमको इसमें से टैक्स माइनस कर देना है 3.5 रुपये का हर बार जो होगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये 10 अलग रखता हूँ और 100 अलग रखूँगा। सो नेट कैश फ्लो अगर आप देखोगे हर साल का तो आपका 6.5 का ही है और ये 100, तो सिर्फ 5 कैश फ्लोज आपके देखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि वो 5 साल में 6.5 कॉमन है और ये जो 100 है ये आपका 5वें साल का है। अब IRR निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सी मेथड होती है, NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इन दोनों के डिफरेंस को NPV कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालोगे आप, बहुत ही सिंपल सी बात है, 6.5 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये दो ही इनफ्लो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैश इनफ्लोज में 6.5 5 साल तक और 100 का एक ही बार है। अब ध्यान देंगे, मैंने 6.5 को मल्टीप्लाई किया है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से और 100 को मल्टीप्लाई किया है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। रीज़न इसका ऐसा है कि 6.5 5 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए जो 5 साल का फैक्टर है, पाँचों साल का अलग अलग फैक्टर होगा, उसकी टोटल कर लो और एक ही बार में मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर सेम ही आएगा। आप अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो वो टाइम लगाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया सर, 200 आया। फिर 100 रुपये को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 500 आया। फिर 100 रुपये को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। अब 100 को 2 से, 100 को 3 से, 100 को 4 से ऐसे मल्टीप्लाई अलग अलग करने के बजाय मैं आपको ये कहता हूँ कि 2 + 3 + 4 कितना होता है सर, 9। तो 100 को एक ही साथ 9 बार 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 और 4 की टोटल से, तो भी आंसर आपका आया 900। अलग अलग करके भी टोटल करोगे तो आंसर आएगा 900। सो उस वैसे ही मैं बोल रहा हूँ 6.5 को आप अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से 5 बार मल्टीप्लाई करने के बजाय आप पांचों फैक्टर्स का टोटल करिए, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, उसको 6.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सेम ही आना है। और 100 तो एक ही बार हो रहा है तो हम एक ही बार लेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो तो आपका 80 ही है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। अब हम IRR मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसमें हमको गैसिंग करनी पड़ती है कि क्या पहला रेट लेना चाहिए। और बहुत ही सिंपल है, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो क्वेश्चन में आपका कूपन रेट दिया था ना 10% का, उसी के आसपास का कोई रेट ले लो पहला वाला, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि पहला रेट है मेरा 15%, ठीक है। 15% पे अगर आप ध्यान देंगे तो 6.5 इंटू 5 साल का फैक्टर मुझे निकालना है ना, 1 डिवाइडेड बाय
1.15 इक्वल टू, इसमें मेमोरी कहाँ होती है, एक सेकंड ना, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ, फिर बाद में टोटल कर लेंगे। नहीं तो अपने वाले कैलकुलेटर पे तो m+m+ दबाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 0.756, 0.658, 0.572 और 0.497, ठीक है। सो 0.870 प्लस 0.756 प्लस 0.658 प्लस, सो ये आया 3.353 प्लस 100 इंटू 100 कब हो रही है कैश फ्लो, 5वें साल में हो रही है, तो 5वें साल का फैक्टर लेंगे हम यहाँ पे 0.497। ये सारा कैश इनफ्लो का मैटर था, और बचा 80। सो 6.5 इंटू 3.353, 21.79 प्लस 49.70 माइनस 80। आप देखोगे आंसर आता है आपका -8.51। सर आंसर चाहिए कितना था, क्वेश्चन ये है हमको सर, दोनों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, ये हमको ज़ीरो, दोनों की वैल्यू सेम चाहिए थी। तो आउटफ्लो तो 80 है, इनफ्लो भी 80 चाहिए था, तो आंसर आता 0। यानी हमको एनपीवी कितनी चाहिए सर, 0 चाहिए थी, लेकिन कितनी आ रही है, -8.51 आ रही है। तो अगर आप टाइमलाइन देखेंगे, टाइमलाइन के हम अगर हिसाब से जाएं हमको चाहिए 0 और अभी हमारी आ रही है 8.51। 0 के इधर वाली फिगर 8 पॉइंट, ये जो 0 के इधर वाली फिगर है ये निगेटिव आ जाएगी, ये पूरा एरिया, ठीक है। और जो उधर वाली फिगर है, और जो उधर वाली फिगर है वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सो अभी आपको एनपीवी जो आई है माइनस की, ये आपको यहाँ से इधर जाना है, इसका मतलब आपको एनपीवी बढ़ानी है, और एनपीवी अगर बढ़ानी है तो आपको डिस्काउंटिंग का जो रेट 12-15% लिया था वो गिराना पड़ेगा। अब सर इसका क्या लॉजिक है कि एनपीवी बढ़ाने के लिए रेट गिराना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, आप रेट लो 10% और रेट लो 12%, ठीक है, या मैं 15% लेता हूँ, और सिर्फ एक साल का फैक्टर निकाल लो। एक साल का फैक्टर आता है 0.909 और 12% से, सॉरी 15% से एक साल का फैक्टर आता है 0.870, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 100 को मल्टीप्लाई करो 0.909 से तो कितना आंसर आएगा, 90 रुपीज़ आएगा। अब अगर 90 रुपीज़ को मुझे और कम करना है, 90 रुपीज़ को और कम करना है तो मैं रेट बढ़ाऊंगा, 90 रुपीज़ को और बढ़ाना है तो मैं रेट कम करूंगा, ये लॉजिक है। तो इसका क्या लॉजिक है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ से आता है कि जैसे ही आप 10 से 15% करते हो रेट को, जब आप रेट को डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ाते हो तो आप देख रहे हो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका कम होता है 0.909 से 0.870। तो जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 90.90 आता है, और इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 87 आता है। यानी 10 से 15% जब रेट किया तो रेट आपने बढ़ाया लेकिन आपकी वैल्यू गिरी। आई बात समझ में, ये एक्चुअल में ऐसा होता है, इसलिए ये फॉर्मूला निकला या थंब रूल निकला कि रेट बढ़ाना है, सॉरी वैल्यू अगर बढ़ाना है तो रेट कम करो। अभी यहाँ पे हमको वैल्यू गिरानी थी तो हमने रेट बढ़ाया, मान लो 10 से 15%, ठीक है। सो अब मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि आपको -8.51 से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, आगे की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको तो चाहिए 0, यानी आपको एनपीवी जो है बढ़ानी है तो रेट गिराना पड़ेगा। रेट आपने पहले लिया था 15%, अब ले लो 12%। अब मैं 12% से फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, 0.893, 0.797,
0.712, 0.636 दिख रहा है ना आपको, 0.567, इन सब की टोटल कर लेते हैं। $3.605। सो ध्यान दीजिए एनपीवी कितनी आएगी, 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.605, जो 5वें साल में मेचोरिटी होगी 100 रुपये की, उसको मल्टीप्लाइड बाय 5वें साल का फैक्टर जो कि है 0.567 माइनस 80, $23.40 प्लस 56.7 माइनस 80। सो अब ये करके देखो 56.70 प्लस 23.40 माइनस 80। सो अगर लॉजिकली देखोगे तो 0.13 ही आपका बैलेंस बच रहा है, यानी एज गुड एज ये ज़ीरो है। इत्तेफाक है कि ये ज़ीरो के बहुत नज़दीक आया और हम इस 12% को ही फाइनल रेट मान सकते हैं कि ये हमारा फाइनल IRR है और यही हमारी फिर कॉस्ट ऑफ डेट बन जाएगी। सो KD विल बी 12%। ख़त्म। अब यहाँ पे दिक्कत एक हो गई सर, इत्तेफाक से हमारा जो अगला रेट निकला उसी पे आंसर ज़ीरो आ गया, 0.13 यानी ज़ीरो। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमको इंटरपोलेशन करना पड़ता। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अब 10% रेट लेके बताता हूँ। सो ध्यान क्या रखेंगे यहाँ पे कि आप 15 के बाद 10% वाला रेट लेंगे, ठीक है। 15 के बाद अगर 10% वाला रेट लूँ तो 5 साल का फैक्टर आता है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621, ठीक है। और इन सब का टोटल आता है 3.701 या 705 कुछ, तो 909.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621, सो ये आता है 3.790, ठीक है। सो मान के चलो हमने 12% वाला रेट सर लिया ही नहीं, हमने लिया था 10% वाला रेट। तो अब 6.5 इंटू 3.79 आया, ठीक है, प्लस 100 रुपये का रिडम्पशन मल्टीप्लाइड बाय 0.621 माइनस 80। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6.5 इंटू 3.79, 24.64 प्लस 62.1 माइनस 80। सो अगर आप $6.74 पॉजिटिव आ रहा है। अब ध्यान दो, सिर्फ 15 और 10% वाला रेट देखो, और अगर आप 15 और 10% वाला रेट देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा 15%, 10%। 15% पे एनपीवी कितनी आई थी, -8.51, या आप 10-15 ले लो, आसान जाएगा। ठीक है। अब इंटरपोलेशन भी हमने IRR में देखा था, सो ध्यान देंगे। हमको सर एनपीवी चाहिए कितनी थी, डिजायर्ड एनपीवी थी 0, ठीक है, लेकिन हमारी एनपीवी 10 और 15 पे अलग अलग आ रही है। सो इसका मतलब क्या है कि 5% अगर मैं रेट बढ़ाता हूँ, 5%, 10 से 15 तक का अगर मेरा जाता है तो मेरा एनपीवी कितना बढ़ता है, 6.74 से पहले 0 पे आएगा और 0 से और 8.51 पीछे जाएगा, यानी कि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है 6.74 प्लस 8.51, 15.25 स्टेप्स का डिस्टेंस है। सी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपका 0 पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से 4 कदम आगे आप खड़े हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, आप यहाँ से 4 कदम आगे खड़े हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये 4 कदम आप पहले पीछे जाओगे
और फिर 2 कदम पीछे जाओगे तो -2 यहाँ पे है, 0 के बाद जो है वो -2। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से -2 पे आने के लिए कितने कदम पीछे आना पड़ेगा। क्या आप ऐसा बोलोगे सर यहाँ पे 4 कदम, वहां पे 2 कदम, तो 2 ही कदम पीछे चलना पड़ेगा। अब आप यहां से 2 कदम पीछे चल के देखो, 1 2 यहीं पे अटक गए। मैंने कहा था यहाँ पे कितने आना है। सो इसके लिए पहले आपको 4 से 0 पे जाने के लिए 4 स्टेप पीछे आना पड़ेगा और 0 से -2 पे जाने के लिए 2 स्टेप और पीछे आना पड़ेगा। सो टोटल 4 और 2 6 स्टेप पीछे आओगे तो -2 पे जाओगे। वही मैं आपको बोल रहा हूँ 6.74 से 8.51 तक जाना है तो कितने स्टेप्स आपको पीछे जाना पड़ेगा, 15.24 स्टेप्स। लेकिन आप ध्यान दो 5% बढ़ जाता है अगर इतना स्टेप आप 15.24 का स्टेप्स आप अगर पीछे जाते हो। आपको तो सर 6.74 से सिर्फ यहां तक जाना था, 0 तक, यानी कि आपको तो सिर्फ 6.74 स्टेप्स ही पीछे जाना था। आप ध्यान देंगे बात का, 6.74 स्टेप्स ही पीछे जाना था। 15.24 स्टेप्स पीछे जाने से 5% बढ़ता है, तो 6.74 स्टेप्स जाने से कितना परसेंट बढ़ता। सीधी सी बात है, 15 स्टेप्स पीछे जाऊंगा तो 5% जितनी बढ़ोतरी मिलती है, उससे कम स्टेप पीछे जाऊंगा तो कम बढ़ोतरी मिलेगी। तो वो कितनी होती है, कम से कम 10% तो आपका रेट है, क्योंकि 10 से 15 के बीच है। तो और 10 से 15 यानी कि आप आगे बढ़ रहे हो तो प्लस आएगा। 15 से 10 होता और यहाँ आप 15 लिखते तो माइनस आता आगे। ठीक है, आप ध्यान देंगे 5% मिलता है 15.24 स्टेप्स आगे जाने के लिए या पीछे जाने के लिए। तो 6.74 स्टेप्स पीछे जाने के लिए कितना मिलेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो आंसर आपका अब तैयार, 5 डिवाइडेड बाय 15.24 into 6.74, so 10 plus 2.21 यानी कि 12.21%। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ डेट। अब अगर मैं ध्यान से वो देखूं तो ये आ रहा है 12.21% और आपका ऊपर आ रहा था 12%। सर दोनों में से सही कौन सा है? सर दोनों के दोनों सही है। क्यों? 12.21% ये जो हमने कॉस्ट ऑफ डेट निकाली है, ये एवरेज या आप बोल सकते हो ट्रायल एंड एरर मेथड से निकाली है। तो नाम में ही इसके लिखा है कि एरर होगा ही होगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है दो रेट के बीच में 10 और 15, उतना ज़्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं। अगर आप 11 और 13 लेते तो और एरर थोड़ा कम आता, 12.10 ऐसा कुछ रेट आ सकता था। अप्रोक्सीमेट और बेस्ट रेट कौन सा है? ये 12%, जिससे डायरेक्ट आंसर आया कि आपका 0.13 आ रहा है। चलो ये हर बार ऐसा होगा नहीं कि आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। सो इस केस में आपको ये मेथड इस्तेमाल करनी है 12.21% वाली। ये है कॉस्ट ऑफ डेट कंपनी के लिए। मैं सारी स्टेप्स वापस से एक बार आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप वापस से ध्यान देंगे कि मैंने किया क्या। हमारे क्वेश्चन में ये एक चीज़ लिखी हुई थी कि आज 80 रुपये इन्वेस्टर देगा तो उसको, मैं नेट ऑफ टैक्स ले रहा हूँ, कितना है रे, 6.65 था क्या, 6.5 सॉरी, 6.5 हर साल मिलेगा। यानी कि आपको इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि 5 साल का कैश इनफ्लो हर साल 6.5 है और आखिरी में उसको अपना 100 रुपये वापस मिल जाएगा। सो कैश इनफ्लो के रूप में दो चीज़ें हैं, हर साल का कूपन अमाउंट और आखिरी में मिलने वाला 100 रुपया। ठीक है, तो कैश इनफ्लो के लिए आप ये इतनी चीज़ें कंसिडर कर लेंगे और आउटफ्लो सिर्फ आपका एक ही है। ठीक है, सो 80 रुपये को कंपेयर करेंगे उन सारी कैश फ्लो से। बाकी इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, दोनों को टोटल करो, आंसर 0 आना चाहिए। 0 नहीं आएगा क्योंकि आप गेसिंग करके 2 रेट लोगे। कोई बात नहीं, आप 2 रेट लो और उसके बाद उसको इंटरपोलेट करो, तब जाके आपका IRR आता है और वही आपकी कॉस्ट ऑफ डेट होती है। So this is all about how present value method is used. Now इस मेथड को एक क्वेश्चन में आप समझ नहीं पाओगे, आने वाले कुछ क्वेश्चंस में वापस से हम देखेंगे, तब जाके आपको धीरे धीरे ग्रिप बनती जाएगी। उसके बाद में कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में भी ये सब कवर्ड है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू मेथड। 12.21% क्या है सर? 100 रुपये का इस्तेमाल अगर कंपनी करती है तो नेट ऑफ टैक्स उसको 12 रुपये 21 पैसे 12 रुपीज़ 21 पैसे का खर्चा आता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ डेट। नोट डाउन दिस आंसर एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा इसको, ये जूम नहीं होता क्या? ये जूम आउट नहीं होता। सो आंसर कहाँ से शुरू हुआ था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आंसर आपका शुरू हुआ था। जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ से लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 4, 5। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थोड़ा सा आगे पीछे करके आप उसको लिख लो। ऐसे मैं हट जाऊँगा तो आपको काफ़ी कुछ दिखेगा। ये है, इतना है। बाय बाय।